नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल सुप्रीम अनुष्का। इस प्लेटफॉर्म पर मैं रत्नाकर मिश्रा आपको आज नया टॉपिक लेके आया हूँ, हिंदी वर्णमाला। आज उसी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला को कैसे हम समझें, कितने प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं, एक दिवसीय परीक्षाओं में इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं पर आज हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो या दरोगा भर्ती हो, उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग से विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होती रहती है। उनमें हिंदी का एक अलग पेपर रखा गया है, जिसके माध्यम से आप परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर सामान्य हिंदी का हिंदी वर्णमाला को आज समझाएंगे और हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों को बृहद रूप में बताएंगे। आगत व्यंजनों के विषय में बताएंगे, उत्पिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन किन्हें कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ये सब टॉपिकों पर आज चर्चा हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला, तो पहले तो ये जान लेना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो एकदम सिंपल परिभाषा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिन्हें मूल वर्ण के नाम से जाना जाता है। यदि प्रश्न अगर पूछा जाए कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 52 बतानी है। 52 ही मूल वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या भी आए तो भी आपको 52 ही बतानी है। इन 52 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की बात की जाए तो किसे स्वर कहते हैं, इनका क्या महत्व है, इस विषय में चर्चा करते हैं। स्वरों की सामान्य परिभाषा क्या है, तो जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है, या जिन्हें आवाज या बिना किसी अवरोध के उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर के नाम से जाना जाता है। स्वर ये बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं। स्वरों का अस्तित्व स्वतंत्र होता है और इन स्वरों को 3 भागों में बांटा गया था। स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, जिन्हें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त स्वर। अब यहां हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं। ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या कितनी बताई गई है वर्णमाला में। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जो एक मात्रिक होते हैं, अर्थात जिनका प्रयोग केवल एक मात्राओं के द्वारा होता है और इन्हें लघु स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रा, लघु स्वर, इनकी संख्या
अगर संख्या की बात की जाए तो ये 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 4 आपको बतानी। कौन कौन होते हैं? आ, ई, उच्चारित करते रहिए। जैसे मुंह से जो भी हम वर्णों को उच्चारण करते हैं उसी आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है और उसी आधार पर व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया। तो उच्चारण के आधार पर जैसे हम बोलते हैं वैसे ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वरों को भी रखा गया है। जैसे मुंह से हम बोलते हैं आ, ई, उ और ये ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर। जो स्वर लघु स्वर की सहायता से बनता था, लघु स्वरों की सहायता से 2 लघु स्वरों को मिलाकर जिन स्वरों की रचना होती है, जो स्वर उच्चारित होते हैं उन्हें दीर्घ स्वर के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 3। अगर पूछा जाए प्रश्न में कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तो दीर्घ स्वरों की संख्या केवल 3 बताई गई वर्णमाला में। और इसकी परिभाषा जो हम बताए कि ये लघु स्वरों से बनते हैं, लघु स्वरों के मेल से दीर्घ स्वरों की रचना होती है और इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर? आ, ई और उ, ये दीर्घ स्वर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इनकी संख्या कितनी बताई गई वर्णमाला? इनकी संख्या 4। कौन से संयुक्त स्वर होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों की रचना लघु स्वर और दीर्घ स्वर के माध्यम से होती है, या लघु या दीर्घ दोनों को मिलाकर के जिन स्वरों की रचना होती है उन स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त का मतलब होता है 2 स्वरों को यानी ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को जब आपस में मिला देंगे तो एक नए स्वर की रचना होती है। उस नए स्वर को ही संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या वर्णमाला में 4 बताई गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा, चाहे पुलिस भर्ती परीक्षा हो या दरोगा हो या यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट की परीक्षा हो, इन संयुक्त स्वरों से इनकी संख्या पूछ ली जाती है या ये पूछा जाता है कि इन स्वरों की रचना कैसे की जाती है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या अगर है तो इनकी भी रचना 4 होती है। और कौन कौन से संयुक्त स्वर होते हैं, पहले तो परिभाषा देख लेते हैं। संयुक्त स्वर ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर से मिलाने पर संयुक्त स्वर की रचना होती। इनकी संख्या भी 4 है। ए, ऐ, ओ, आ। तो ये बात रही स्वरों की। स्वर किन्हें कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार बताए गए हैं यानी कितने भेद हैं। तो स्वरों का अगर भेद आ जाए हिंदी वाला तो आपको मात्र 3 बताने हैं। एक स्वर और होता है जो कभी कभी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बुकों में और किताबों में दिया गया है, उसे पुलुत स्वर के नाम से जाना जाता है। पुलुत स्वर किसे कहते हैं? पुलुत स्वर उसे कहते हैं जो त्रिमात्रिक होता है। यह हिंदी व्याकरण में या हिंदी शब्दावलियों में इन स्वरों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है, लेकिन संस्कृत भाषाओं में और संस्कृत व्याकरणों में पुलुत स्वरों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है और यह त्रिमात्रिक होता है। पुलुत स्वर, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। त्रिमात्रिक का मतलब होता है 3 मात्रा या 3 समय लगता है। 3 मात्राएं जहां लगी हो और इसका चिन्ह होता है 3। जैसे ओम, ये त्रिमात्रिक का होता है। अब बात शुरू की आती है। एक बार आप
व्यंजन की बात करते हैं कि व्यंजन किन्हें कहते हैं और व्यंजनों का क्या परिभाषा है, कितने प्रकार के हिंदी व्याकरण में या वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताई गई है। हाँ, स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो स्वरों की संख्या आपको 11 बतानी है। कैसे 11 है, देख लीजिए यहाँ पर 4 ह्रस्व स्वर हो गए, 3 आपके दीर्घ स्वर हो गए, 7 हो गए और 4 आपके संयुक्त स्वर हो गए, यानी 7 4 11। कुल मिलाकर अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी आपको बतानी है, 11 स्वर होते हैं मूलतः। और ये इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी वर्गीकरणों में बांटा गया है, 3 वर्गों में इन्हें बांटा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, व्यंजन की बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। व्यंजन जिस प्रकार हमने आपसे बताया कि स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनका उच्चारण आवाज गत से होता है, अर्थात बिना अवरोध के जिन वर्णों को उच्चारण किया जाता है वे स्वर होते हैं। लेकिन व्यंजनों में ऐसी शर्त लागू नहीं होती। व्यंजनों के विषय में कहा जाता है कि ये वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात जो आवाज गत से उच्चारित नहीं होते, अर्थात जो वर्ण बिना अवरोध के नहीं उच्चारित होता, जिन वर्णों को उच्चारण में अवरोध उत्पन्न होता है या जो वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं, उन्हें व्यंजन के नाम से जाना जाता है। व्यंजनों के विषय में बताया गया है कि ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते, नहीं होते। इनका उच्चारण आवाज गति से नहीं होता, ये स्वरों पर आश्रित होते, बिना स्वर की सहायता के व्यंजनों की रचना नहीं होती और ना तो किसी व्यंजन को उच्चारित किया जा सकता। तो व्यंजनों की जहां बात की जाए तो व्यंजन स्वर पर आश्रित, ये वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन नहीं होते, अर्थात व्यंजनों की रचना नहीं की जाती। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन कुल होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला अगर बात की जाए तो व्यंजनों की अगर संख्या की बात की जाए, कितने व्यंजन बताए गए, कुल व्यंजनों की बात की जाए तो 41 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन, 41। और इन 41 व्यंजनों को कितने वर्गीकरणों में बांटा गया है, तो आज उसी पर बात कर रहे हैं। इसे हम व्यंजन को एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर डायग्राम हम देख लेंगे तो आसानी से ये 41 व्यंजनों के विषय में अधिकांश हिंदी के जो अध्यापन कार्य कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर अन्य टीचरों, वो 41 व्यंजनों को क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात वर्गीकरण नहीं पूर्ण से बता रहे। बहुत से विद्यार्थियों का यह प्रश्न रहा कि सर ये 41 व्यंजन कैसे लिए गए हैं। कोई 33 व्यंजन मूलतः बताता है, कोई 36 बताता है, कोई 39 बताता है। ऐसे विभिन्न प्रकार की यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, कुछ अध्यापकों के द्वारा या कुछ बुकों में अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के विषय में, लेकिन हम आपको यहाँ पर बिल्कुल सटीक व्यंजनों की जानकारी दे रहे हैं कि कितने व्यंजन होते हैं और ये 41 व्यंजन कितने वर्गों में बांटे गए और कहां कहां से ये लिए गए हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम पर थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या है व्यंजनों का डायग्राम। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा
अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। चौथा संयुक्त व्यंजन। आगत व्यंजन। और छठा है द्विगुण या विक्षिप्त व्यंजन। यह संपूर्ण व्यंजनों की संख्या 41 व्यंजनों को इतने वर्गों में बांटा गया था, अलग अलग इन्हें बताया गया है। अब इनकी हम परिभाषा बताएंगे। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं, इनकी संख्या व्यंजनों में अर्थात हिंदी वर्णमाला में कितनी बताई गई है, स्वर व्यंजन कौन होते हैं, किन्हें स्वर व्यंजन कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजन किन्हें कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन किन्हें कहा जाता है, और आगत व्यंजन किन्हें कहा जाता है, और द्विगुण और उत्तरी व्यंजन किन नामों से जाने जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन, इसकी परिभाषा, वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण मुख के विभिन्न अंगों यानी अवयवों से होता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, जिह्वा। ऐसे मुख के विभिन्न अंगों यानी माध्यमों से जिन व्यंजनों को उच्चारण किया जाता है, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है और इन्हें वर्गों में बांटा गया है। इसलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी व्याकरण में या वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 बताई गई है और इन 25 व्यंजनों को ही मूर्धा, तालव्य, ओष्ठ, कंठव्य, जीवा के माध्यम से उच्चारित किया जाता है। इनका एक सूत्र भी है जिसको हम यहाँ पर बताएंगे, कैसे इन व्यंजनों को हम तैयार करें, कैसे व्यंजनों को हम इन्हें रखें। इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो का से लगाकर मां तक जितने भी व्यंजन होंगे वो स्पर्श के नाम से जाने जाएंगे और इन्हें वर्गों में बांटा गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको सीधे तौर पर बताना है कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है और स्पर्श व्यंजनों की संख्या भी 25 होती है। इसलिए वर्गीय व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनका वर्ग बनता है, जैसे ता वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस प्रकार इन्हें वर्गों में बांटा गया। इनकी संख्या हर प्रत्येक वर्ग का 5-5 वर्ण इसमें लिया गया है, जिससे इनकी संख्या 5, 50, 25 अर्थात इन्हें 5 में बांटा गया है। यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। ये स्पर्श व्यंजनों का महत्व है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन कि अंतस्थ व्यंजन किन्हें कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो श्वास के माध्यम से अर्थात श्वास और जीवा के माध्यम से उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में जीवा अवरोध उत्पन्न नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। बिना श्वास के अवरोध के जिन व्यंजनों को उच्चारण किया जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जब बिना अवरोध के कोई व्यंजन निकलेगा तो वो क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 4। यानी अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। और ये कौन कौन से रखे गए हैं, या से वा, यानी या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या से वा। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
इन व्यंजनों को उच्चारण करने में हमें संघर्ष उत्पन्न होता है। यही कारण कि इन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी का मतलब होता है जब जीवा के माध्यम से कोई व्यंजन रगड़ कर निकलता है। रगड़ मतलब होता है संघर्ष, और जब रगड़ेगा तो संघर्ष करेगा। यही कारण है कि उस व्यंजन को भी संघर्षी व्यंजन कहा जाता। और इन व्यंजनों की एक विशेष खास बात है कि इनमें हकार ध्वनि छिपी होती है जो महाप्राण को इंगित करते हैं, इसलिए उस व्यंजन को भी संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या भी 4 है। और ये व्यंजन ये देखिए, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। ये संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो ध्वनियों से मिलकर या दो वर्णों से मिलकर जिनकी रचना होती है, उन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या भी 4 बताई गई है। छत्र ज्ञा और श्री वाला स्रा, श्री गरे जैसे लिखा जाता है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और ये संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि छत्र ज्ञा और स्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजनों की रचना, ये कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन से कभी कभी दे देता है त्रा, त्रा की रचना किन 2 वर्णों से मिलकर होती है। तो उस पर आज बात कर रहे हैं कि छत्र ज्ञा की रचना कैसे होती है। देख लीजिए संयुक्त व्यंजन, जैसे यहां पर पहले वर्ण में हम हलंत जरूर देखेंगे। विकल्पों में याद रखना, जब भी कहीं ये प्रश्न पूछा जाए तो पहले वर्ण में हलंत लगा होगा और दूसरे वर्ण में हलंत का प्रयोग नहीं होता। तो यह ध्यान देने वाली चीज है कि जब भी प्रश्न आए तो हमको विकल्पों का ध्यान करना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्णमाला का एक चैप्टर ऐसा अहम चैप्टर है जिसमें हमें बिंदुओं को बहुत ध्यान करना, हलंत को ध्यान करना। हिंदी व्याकरण की एक सबसे बड़ी खूबी है, अगर आपको इसमें पकड़ मजबूत करनी है तो हमसे छोटी से छोटी चीजों को ध्यान करना है। और छोटी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण अनुस्वार और अर्धचंद का महत्व होता है, चंद बिंदु का महत्व होता है, तल बिंदु का महत्व होता है, हलंत का महत्व होता है। अगर इन सब चीजों को हम ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से वर्णमाला से संबंधित हमारा एक भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। गलती तब होती है जब 4 विकल्पों में हम इन सब बिंदुओं को ध्यान नहीं करते, कभी हलंत को ध्यान नहीं करते, कभी अनुस्वार को ध्यान नहीं करते, कभी अर्धचंद को नहीं ध्यान करते, कभी अनुनासिक को नहीं ध्यान करते। और जब इन चीजों को हम ध्यान नहीं करते तो वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन है, और उन्हीं छोटी छोटी कमियों को हम ध्यान न करते हुए हम इन प्रश्नों को आसानी से गलत कर देते। बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है और बहुत आसान सा चैप्टर है। बस हमको कुछ महत्वपूर्ण बातों को और कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान करना। अगर उन चीजों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम ध्यान कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम ये वर्णमाला के चैप्टर को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। और इससे जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं परीक्षाओं में और जितने भी प्रश्न इससे आने वाली परीक्षाओं में बनेंगे, हम आसानी से पूरे के पूरे प्रश्न इस चैप्टर से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी दोस्तों अगर ये पूछा जाए प्रश्न की छा की रचना यानी संयुक्त व्यंजन छत्री वाला छा या कैसे क्षेत्र वाला छा या क्षमा वाला छा होता है, इसे संयुक्त व्यंजन के नाम। एक छा और होता है जो स्पर्श व्यंजन में होता है, छाता वाला छा। यहाँ पर इस छा की बात की गई है और इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये सब बोलने की भी आप आदत डाल लीजिए। तो ये इसकी रचना इन 2 वर्णों से होती है। और पहले वर्ण में हमें क्या ध्यान करना है? हमें पहले वर्ण में हलंत को ध्यान करना है। तो ये छा की रचना होती है इन 2 वर्णों से। ता और रा ये मिलकर के त्रा की रचना करते हैं। त्रा भी एक संयुक्त व्यंजन होता है। उसके बाद ज्ञा,
जा और इया मिलकर के जा की रचना होती है और स्रा। ये संयुक्त व्यंजन हो गए। एक चीज यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, जब मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तद्भव तत्सम, उसमें तद्भव और तत्सम से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण आपको ट्रिक लेकर आएंगे, पहचानने के क्या तरीके हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है, उन्हीं पर मैं बात करूंगा कि संयुक्त व्यंजन जहाँ होते हैं वह शब्द हिंदी व्याकरण में उसे तत्सम शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे शब्द भेद का, जब ये मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा शब्द भेद का, तो उसमें यह बात मैं आपको समझाऊंगा कि शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से एक टॉपिक तद्भव और तत्सम से संबंधित रहेगा, उनमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो वर्णमाला के आगे चैप्टर भी आपके महत्वपूर्ण है, जो आने वाले विभिन्न टॉपिकों में हम आपको इन्हीं से संबंधित कुछ चीजें समझाते रहेंगे। तो ये संयुक्त व्यंजन 4 हुए। अब बात करते हैं आगत व्यंजन किन्हें कहा जाता है। आगत व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों को बाहरी देशों से अर्थात आगत माने आए हुए हैं और आकर के हमारे हिंदी वर्णमाला में क्या हो गए, सम्मिलित हो गए हैं, और हिंदी वर्णमाला सम्मिलित होकर नए नए शब्दों की रचना की है, जिन्हें अरबी और फारसी शब्द के नाम से जाना जाता है। और ऐसे अरबी और फारसी शब्दों को ही विदेशी शब्द के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि विदेशी शब्द कौन होते हैं, तो विदेशी शब्दों की रचना किससे होती है, तो उसकी रचना आगत व्यंजनों से होती है। और हिंदी वर्णमाला में अगर पूछा जाए आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसकी मात्र 2 है। वैसे तो पहले की अगर बात की जाए तो आगत व्यंजनों की 4 पहले होती थी या 5, कोई विद्वानों ने बताया। लेकिन अगर बात की जाए मुख्यतः आगत व्यंजन कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2 होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, जा और फा। यहां ध्यान देने वाले चीज कि जा और फा ये स्पर्श व्यंजन में, लेकिन आगत व्यंजन कैसे हो गए, इसमें एक चिन्ह लगेगा और वो चिन्ह तलबिंदु के नाम से जाना जाता। जैसे इन 2 अक्षरों में अवर्ण हम तलबिंदु लगा देंगे तो यही व्यंजन स्पर्श न होकर के आगत हो जाएंगे। जरा देख लेते हैं, जा ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर तलबिंदु लगाया तो ये क्या हो गए, स्पर्श न होकर के क्या हो गए, आगत व्यंजन हो गए। और इन्हीं 2 व्यंजनों से अरबी और फारसी शब्दों की रचना होती है, जिन्हें विदेशी शब्द के नाम से जाना जाता है या जिन्हें आगत शब्द भी कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं द्विगुण व्यंजन या उत्कृष्ट व्यंजन किन्हें कहा जाता। उत्कृष्ट व्यंजन वेगा के माध्यम से ऊपर की ओर फेंक दिए जाते हैं और इन व्यंजनों का भी प्रयोग हिंदी शब्दावलियों में धड़ल्ले से होता है, अर्थात इन व्यंजनों के बिना भी कुछ शब्दों की रचना नहीं की जाती। इन व्यंजनों का भी वर्णमाला में और हिंदी साहित्य से लेकर हिंदी शब्दावलियों में विशेष महत्व है। तो द्विगुण व्यंजन, द्विगुण इसलिए कहा जाए कि ये 2 गुण को धारण करते हैं, अर्थात 2 गुण का मतलब होता है, 2 गुण का मतलब ये एक स्पर्श में भी शामिल कभी कभी हो जाते हैं और कभी कभी उत्कृष्ट में भी चले जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण कहा जाता है। कुल मिलाकर के इनकी रचना भी स्पर्श हुई है, लेकिन इनमें एक अंतर है और वो अंतर हम आपको यहाँ बताते हैं। और इनकी संख्या भी 2 है, जिन्हें रा और री के नाम से जाना। ये यहां ये तलबिंदु यहां लग जाता है तो ये क्या हो जाएगा, द्विगुण व्यंजन हो जाएगा। इन बिंदुओं को जो हम चर्चा कर रहे हैं, बस दोस्तों आपको ध्यान करना है कि इन बिंदुओं को ध्यान करना। जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठे और परीक्षा हॉल में वर्णमाला संबंधित इन टॉपिकों से प्रश्न आए तो हम जो आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं, वैसे तो आप सब लोग जान भी रहे होंगे, बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो आप वर्णमाला के कम से कम 100 बार या 150 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीजें शायद मुझे लगता है कि बहुत कम शिक्षक हिंदी के बता रहे होंगे। पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कमियां ही हमारी एग्जाम हॉल में जाकर गलतियों को सूचित करती हैं और जिसके कारण 1 या 2 नंबर हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो दोस्तों, यही छोटी छोटी कमियों को अगर हम दूर कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम
एक एक प्रश्न से एक एक अंक हासिल करके सफलता को अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। हिंदी जितना सरल विषय है वही कठिन इस मार्ग पे है कि इन बिंदुओं को हम ध्यान नहीं करते, जिसके कारण यह विषय अपने आप में कठिन हो जाता है। बस हमको करना कुछ नहीं है, एकदम सरल विषय है और सरल विषय होने के नाते निश्चित रूप से अगर थोड़ा सा भी इस विषय पर हम ध्यान कर ले और हिंदी सामान्य हिंदी को अगर हम पूरी तरह से कवर करना चाहते हो तो मैं आपको निश्चित रूप से इस चैनल पर संपूर्ण वीडियो के माध्यम से और संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर कवर कराते हुए हर एक एक छोटी से छोटी कमी को बताएंगे और आपके सामने जितने भी कठिन क्वेश्चन हैं उनकी नई नई ट्रिक भी मैं यहाँ पर हिंदी के लेकर आऊँगा जो आपको सरलतम रहेगा। रटने वाली अब कहानी समाप्त होती है, अब हमको मात्र कुछ चीजों को ध्यान करना और ध्यान करते हुए हमको संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करते हुए हमको अच्छे मार्क लाने। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हिंदी का एक अलग पेपर ही रखा गया है, चाहे पुलिस की भर्ती हो या दरोगा की भर्ती हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम हो। एक दिवसीय परीक्षाएं, कोई भी ऐसी एक दिवसीय परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में यह वर्णमाला का चैप्टर न रखा गया हो और इस वर्णमाला से लगभग 2 या 3 प्रश्न ना आते हो और वो प्रश्न जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं इन्हीं से संबंधित आएंगे और जो महत्वपूर्ण इनकी कमियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं जो हमको ध्यान करने लायक है। तो दोस्तों ये रहा हमारे 41 व्यंजनों का वर्गीकरण और 41 व्यंजन कैसे होगा जरा एक बार पुनः देखते हैं। हमने आपसे बताया कि 25 ये व्यंजन गिनते हैं, एक बार पुनः हमारे साथ आप लोग गिन लीजिए कि 41 व्यंजन आए कैसे। इनका वर्गीकरण मैंने यहाँ किया और ये देख लीजिए संख्या 25 हो गया, जोड़ते रहिए और फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए और फिर 4 रूस व्यंजन हो गए, 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 आगत व्यंजन हो गए और 2 द्विगुण व्यंजन हो गए। कुल मिलाकर हो गए 41। बोलिए हाँ हो गए। यह है 41 व्यंजनों का वर्गीकरण जो अभी तक कुछ टीचर या कुछ अध्यापक बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 41 आपको बतानी है, लेकिन अगर समानता पूछ ले एक प्रश्न और बनता है कि समानता अगर पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 बतानी है। कितनी बतानी है? 33 बतानी है। अगर कुल व्यंजन, याद रखना इस शब्द को, कुल व्यंजन पूछे तो 41 और समानता पूछे तो 33 बतानी है। ये ध्यान में नोट कर लीजिए इसको कहीं। अगर पूछ ले प्रश्न आ जाए कि समानता व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने हैं तो 33 हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 41 बतानी है। तो दोस्तों आज ये चैप्टर हमारा वर्णमाला का रहा। इसी के आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। वर्णमाला के अभी और कई टॉपिक हमको पढ़ाने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्णमाला से संबंधित और भी महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।